Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about landslide in Kerala and expert panels report on Western Ghats. These ideas are interlinked. देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बातें लिखी गई हैं. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment and Disaster Management Point of View. सबसे पहले लैंडस्लाइड का मतलब समझते हैं. देखिए, ये एक डिजास्टर है जिस कारण से लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी के डैमेजेस हो सकते हैं. लैंडस्लाइड जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि कहीं स्लोपी एरिया में अगर रॉक, डेब्रिस, बोल्डर्स ये सब एकाएक से स्लिप करके नीचे की तरफ गिरने लगे तो इस फिनोमेना को कहा जाएगा लैंडस्लाइड. और ये स्लोपी एरिया में इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो ओवरऑल बड़े बड़े रॉक्स हैं, उसके अलावा लंप ऑफ क्ले, ये सब कुछ नीचे की तरफ स्लिप करने लगता है, स्पेशली व्हेन हेवी रेनफॉल हैपेंस. तो मान लीजिए कि एक स्लोपी एरिया है. नॉर्मली लैंडस्लाइड होने के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा का स्लोप होना चाहिए, 40 डिग्री या उससे ज़्यादा का स्लोप होना चाहिए. तो उस केस में इस तरीके का मान लीजिए कि एक स्लोपी एरिया है और जो रॉक्स हैं उसके साथ साथ जो सॉइल है वो ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है, मतलब क्लेई या लोमी सॉइल है. तो इस कारण से अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो उस केस में होगा क्या, जब बारिश होगी तो सॉइल काफ़ी सारा वाटर अपने साथ रिटेन करके रखेगा जिस कारण से वो हेवी होने लगता है. और कभी कभार वो हेवी सॉइल जो है वो शियर स्ट्रेस को ब्रेक करते हुए, नॉर्मली ये सॉइल अपने आप को होल्ड करके रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट ईच लेयर पुट ओवर ईच अदर. लेकिन जब ऊपर में पानी ज़्यादा रिटेन हो जाएगा बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल तो फिर वो शियर स्ट्रेस ब्रेक हो जाएगा और सॉइल जो है अलॉन्ग विथ डेब्रिस, बोल्डर यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह हैं वो सब स्लिप करके नीचे गिरने लगेंगे. इस फिनोमेना को कहा जाता है लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड के पीछे नेचुरल फैक्टर्स तो जिम्मेदार हैं ही कि हेवी रेनफॉल होना चाहिए. कभी कभार अर्थक्वेक भी आ जाता है तो सॉइल जो है वो लूज हो जाता है, रॉक लूज हो जाता है जिस कारण से लैंडस्लाइड्स होता है. तो नेचुरल फैक्टर तो जिम्मेदार हैं ही. एट द सेम टाइम मैन मेड फैक्टर्स एक्सेंचुएट दिस प्रॉब्लम. जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दिए आपने स्लोपी एरियाज में, माइनिंग कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ऑल सच ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो रॉक है वो वीकेन होता है, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं. जब क्रैक्स डेवलप होंगे तो फिर वहां पे लैंडस्लाइड्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है. लैंडस्लाइड का डिटेल मैकेनिज्म मैंने अपने 29th में के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक में, तो आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं. यहाँ हम लोग कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं. हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि केरला के अंदर वायनाड डिस्ट्रिक्ट में एक मैसिव लैंडस्लाइड आया है. आप देखो ये सारे जो एरियाज यहाँ दिखाए गए इस इमेज में, दीज एरियाज आर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज. तो इनफैक्ट जहाँ पे भी माउंटेनियस रीजन होगा, हिली या स्लोपी लैंड होगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज तो ज़्यादा होगी ही. तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे स्लोपी एरिया है और इस कारण से लैंडस्लाइड्स की जो ससेप्टेबिलिटी है वो हमेशा ज़्यादा रहती है. इसी तरीके का एक मेजर लैंडस्लाइड आया इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला बिकॉज ऑफ द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और जिस कारण से लगभग 150 लोगों की डेथ हुई है. वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट हैज अनफोल्डेड. तो ये जो लैंडस्लाइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट हैज बीन एसोसिएटेड विथ वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर वेरी मच वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स क्योंकि यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और स्लोप तो है ही. तो दो जो मेन कंडीशन चाहिए लैंडस्लाइड के लिए वो दोनों यहाँ पूरे हो जाते हैं. अब इसके बाद ये लैंडस्लाइड हुआ, इतनी सारी जाने गई, उसके बाद अब चर्चा ये हो रही है कि दो भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई कमिटीज ने अपना ओपिनियन दिया था कि कैसे वेस्टर्न घाट्स के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को और बाकी सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए.
बट दोनों के दोनों कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किए गए। ये दो कमेटी हैं, माधव गाडगिल कमीशन एंड के कस्तूरी रंजन कमेटी। तो अब चूंकि ये लैंडस्लाइड आया है, तो इस कारण से ये दोनों बॉडीज जो हैं या दोनों एक्सपर्ट बॉडीज अब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इनके बारे में खूब सारा लिखा जा रहा है, अब हाल फिलहाल में खूब चर्चा हो रही है। तो वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड लैंडस्लाइड आया है, और ये वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड या इससे एसोसिएटेड बाकी और डिजास्टर ना हो, उसके लिए दो कमीशंस के सजेशंस के बारे में हम जरा देखते हैं। दोनों कमीशंस ने अपने अपने हिसाब से, दोनों बॉडीज ने अपने अपने हिसाब से सजेशन दिया, बट नन ऑफ द सजेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं अबाउट दिस वेस्टर्न घाट। इसको सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। लगभग 1600 किलोमीटर लंबा ये माउंटेन चेन है। इट इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ में तापी रिवर जहां से शुरू होती है, वहां से ही आप कह सकते हैं मोटा मोटा ये वेस्टर्न घाट शुरू होता है, और ये कन्याकुमारी तक साउथ में एक्सटेंड करता है। ओवरऑल अगर एरिया की बात की जाए तो 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है। एंड वेस्टर्न घाट्स यानी कि सह्याद्री रेंजेस स्ट्रेचेस along 6 states of India, right from Gujarat to Maharashtra, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी। अब वेस्टर्न घाट्स में कैसा है कि इसके वेस्टर्न साइड में रेनफॉल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है। ये विंडवर्ड और लीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। इधर से जब मानसून की हवाएं चलती हैं तो ये स्लोप के अराउंड ऊपर उठती हैं और फिर वहाँ पे खूब सारी बारिश कराती हैं। तो वेस्टर्न साइड में ज़्यादा बारिश होती है बिकॉज इट इज विंडवर्ड साइड एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड विच इज लीवर्ड साइड। वेस्टर्न घाट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह भी रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को। अब आप बात करते हैं इन दो एक्सपर्ट बॉडीज की जिन्होंने वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन दिए। सबसे पहले बनाई गई माधव गाडगिल कमेटी। इसके चेयरमैन ऑफ कोर्स एनवायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल साहब थे। उन्हीं के नाम के आगे ये माधव गाडगिल कमेटी बनाई गई। इसका टेक्निकल नाम था वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, WGEEP। इसको साल 2011 में बनाया गया। इसने अपने रिपोर्ट भी इस साल सबमिट की। देखिए, ये जो वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है, माधव गाडगिल कमेटी, जिसका नाम भी आप कह सकते हैं बिकॉज इट वाज हेडेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल साहब, इसने कहा था कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर कर दिया जाए एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ESA। उसमें भी इसको 3 सब पार्ट में डिवाइड किया जाए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2 एंड 3। जोन 1 में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाए। तो वैसे एरिया जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं ह्यूमन एक्शन से, क्योंकि इन एरियाज में अगर हम लोग रोड्स बनाते हैं, अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो लैंड जो है वो वीक होगा और उस केस में लैंडस्लाइड और बाकी सारे एसोसिएटेड नेचुरल डिजास्टर के चांसेस बढ़ते हैं। इस कारण से माधव गाडगिल कमेटी ने कहा कि पूरे एरियाज का वैसे तो सर्विलेंस होना चाहिए और प्रोटेक्शन देना चाहिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए, बट कुछ एक जो ज्यादा ही सेंसिटिव है उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 कहा जाए, रिलेटिवली जो कम है उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2 कहा जाए, और जो जहां पे रिस्क सबसे कम है उनको कहा जाए इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 3। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पे सारे तरह के जो इकोनॉमिक या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं जैसे कि माइनिंग या थर्मल पावर प्लांट, ये सब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो जब माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट सबमिट हुई तो इसको खूब क्रिटिसाइज भी किया गया कि माधव गाडगिल साहब सिर्फ एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूरी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे। इनके सजेशंस को इम्प्रैक्टिकल कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो फिर हो ही नहीं पाएगा इस रीजन का। तो आपको हर बार जब भी आप इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ भी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आपको सबसे बड़ा जो इशू यही लगेगा, वो ये होगा कि इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स दे ऑलवेज कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक डायलेमा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स वर्सेस द कंसर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए। इस केस में भी यही डायलेमा सामने आया और माधव गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके जगह पे एक दूसरी कमेटी बनाई गई हेडेड बाय अनदर एनवायरमेंटलिस्ट के कस्तूरी रंजन। इस कमेटी का नाम रखा गया हाई लेवल वर्किंग ग्रुप, HLWG। इसका दूसरा
नाम हो सकता है के कस्तूरी रंजन कमेटी, क्योंकि इट वाज हेडेड बाय के कस्तूरी रंजन साहब हु वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट। तो पहला हो गया माधव गाडगिल कमेटी, दूसरा हो गया के कस्तूरी रंजन कमेटी। के कस्तूरी रंजन साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो 1,60,000 एरिया है, 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वेस्टर्न घाट का, उसको पूरा पूरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ओनली 37% ऑफ इट, दैट मीन्स क्लोज टू अबाउट 60%, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया एज पर के कस्तूरी रंजन कमिटी। तो गाडगिल साहब के हिसाब से पूरा का पूरा एरिया जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके 3 कैटेगराइजेशन किया जाए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2 एंड 3। के कस्तूरी रंजन साहब ने काफी लिबरल सा रिपोर्ट सबमिट किया, एक इकोनॉमी के फेवर में ज्यादा रखा, एनवायरनमेंट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, बोला सिर्फ 37% एरिया को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं आज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, और वहां पे इन एरियाज में जहां पे एनवायरनमेंट को खतरा ज्यादा है उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करके वहां पे कंप्लीट बैन लगा देते हैं माइनिंग पे या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे विच कुड डैमेज द इकोसिस्टम। और जो ऑलरेडी चल रही माइनिंग है इस एरियाज में उनको धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फेज आउट किया जाए, बंद किया जाए, एकाएक से ना बंद किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि के कस्तूरी रंजन कमिटी गेव इंपॉर्टेंस, मोर वेटेज टू economic concerns over environmental concerns as compared to माधव गाडगिल कमीशन रिपोर्ट। अब चाहे जो भी हो, दोनों के दोनों कमीशंस के रिपोर्ट, अभी एक ने तो काफी स्ट्रिक्टली एनवायरनमेंट के फेवर में रिपोर्ट दिया, दूसरे ने थोड़ा बैलेंस तरीके से दिया, लेकिन दोनों के दोनों रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुए नहीं, यही इस आर्टिकल में लिखा गया है। अब देखिए, द माउंटिंग टॉल इन वायनाड इज रिमाइंडर ऑफ डेंजर्स ऑफ केरलाज इकोलॉजिकल फ्रेलिटीज, कि केरला में इकोलॉजिकल सेटअप जो है कितना मतलब फ्रेल है, डेंजरस है, वल्नरेबल है। द इको सेंसिटिविटी ऑफ द वेस्टर्न घाट वाज गिवन इन ग्रेट डिटेल by these two expert bodies. Madhav Gadgil underlined that entire area of 1,60,000 square kilometer of the Ghat should be declared as eco-sensitive zone. 2 years later, high-level working group headed by K. Kasturi Ranjan tried to strike a balance between environment and economic development and recommended 37% of the Western Ghat be demarcated as ecologically sensitive area and called for ban on mining and quarrying in these protected areas. But the problem is कि both reports, suggestions given by both reports remain on paper only. रियलिटी में कुछ भी इंप्लीमेंट हुआ नहीं, दैट इज अ कंसर्न। तो जब कुछ हो जाता है, दिल्ली में भी तो आप यही देख रहे हैं, जब कुछ हो जाता है तो सब लोग जागते हैं। दिल्ली में जो कोचिंग संस्थान में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई, अनफॉर्चुनेट डेथ, उसमें भी यही है, जब कुछ हो जाता है तब सब लोग जागते हैं, लेकिन पहले के एक्सपर्ट बॉडीज के रिकमेंडेशंस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट पे ये प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने साल 2016 में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल पूछा था यूपीएससी ने मेंस में। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कराइए। देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जेनरिक सा स्टेटमेंट बेस्ड है कि पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शंस आर मेन रीजन। पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक बॉडी कुछ और कहती है, दूसरी कुछ और कहती है, ये बड़ा कारण है एनवायरमेंटल रिलेटेड पॉलिसीज के फेलियर का। ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने साल 2018 में। ये जो वेस्टर्न घाट के अंदर जो इकोलॉजिकल फ्रेलिटीज हैं और एसोसिएटेड डेंजर हैं, उसके पीछे भी ये पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन इज बिगर रीजन। तो इससे एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट परख एंड इक्विवेलेंस रिपोर्ट सबमिटेड बाय परख। This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए, परख को समझने से पहले आप ये बात तो जानते ही हैं, बस उसको रिकॉल कर लेते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 10th के 12th के, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 10th के 12th के। तो इस कारण से इन अलग अलग एग्जाम्स का जो मार्किंग पैटर्न अलग अलग है, इस कारण से मार्क्स को आपस में कंपेयर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है।
क्योंकि किसी बोर्ड में काफ़ी लीनियंट मार्किंग होती है, बच्चों को आराम से 95 98% मार्क्स आ जाते हैं, कहीं पे काफ़ी स्ट्रिंजेंट होती है, 60% भी लाना कठिन हो जाता है। तो इस कारण से भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बनाई जिसका नाम है परख, जिसको काम दिया गया कि आप ऐसा कुछ तरीका डेवलप करें जिससे अलग अलग बोर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो, कि अलग अलग बोर्ड्स के बीच में जो अलग अलग बोर्ड्स में जो बच्चों को मार्क्स आते हैं उनको किस बेसिस पे कंपेयर किया जा सके, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मेथड सजेस्ट करें। तो परख एक ऐसी बॉडी बनाई गई जिसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर यूनिफॉर्मिटी इन ऑल बोर्ड एग्जाम्स। Parak has been created as part of NCERT only and it has been created as per National Education Policy of 2020. परख का एक ये भी काम है, एक तो अलग अलग बोर्ड्स के बीच में एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उसको कंपेयर करने का कोई वो एक फॉर्मूला दे। परख को ये भी काम दिया गया है कि भारत में जो स्कूल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उनके तरीकों में भी वो सुधार करे, ताकि एग्जाम्स में ज़्यादा फोकस हो लर्निंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ना कि रोट लर्निंग के ऊपर। ओपन बुक के ऊपर अभी एपीएससी ने ऐसे भी पूछा, ओपन बुक एग्जाम्स के भी सजेशंस दिए हैं परख ने। ओपन बुक एग्जाम्स क्यों कराए जाते हैं? ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा सके रादर देन उनकी रोट लर्निंग एबिलिटीज को। तो इस कारण से सरकार ने बनाया परख। अभी परख ने हाल फिलहाल में एक इक्विवेलेंस रिपोर्ट सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। इक्विवेलेंस रिपोर्ट का मतलब ही है कि कैसे स्टूडेंट्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर बोर्ड टू विच देयर स्कूल इज अफिलिएटेड उनको कंपेयर किया जा सके, उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके विथ स्टैंडर्डाइज्ड लेवल। तो इक्विवेलेंस रिपोर्ट एम्स एट इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स regardless of the board to which their school is affiliated with receive a standardized level of education and facilities। तो सारे जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बोर्ड से एफिलिएटेड, सबको पहले तो एक बेसिक स्टैंडर्ड की टीचिंग मिले, उनका असेसमेंट एक बेसिक स्टैंडर्ड का हो, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी हो। नहीं तो किसी बोर्ड में कुछ पढ़ाया जा रहा है, किसी बोर्ड में कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो सब में एक बेसिक एक कुछ तो यूनिफॉर्मिटी हो। इसके लिए एक इक्विवेलेंस रिपोर्ट सबमिट किया है परख ने। तो इसमें सबसे पहली चीज बात की गई है अबाउट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो कहता है परख का जो पहला इक्विवेलेंस रिपोर्ट में सजेशन है वो ये है कि क्लास 12 का जो मार्क्स होगा वो मार्क्स सिर्फ क्लास 12 एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। क्लास 9th का स्कोर उसमें 15%, क्लास 10 का 20%, क्लास 11 का 25 और क्लास 12 का 40%, इस तरीके से क्लास 12 के मार्क्स फाइनल आने चाहिए। तो ये एक तरीका उसने असेसमेंट का दिया, इवैल्यूएशन का दिया, जो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से अप्लाई किया जाए अक्रॉस द कंट्री इन डिफरेंट बोर्ड्स। टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाए फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड डिलीवरी इन टीचिंग एंड सेटिंग अप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। मेन मकसद परख का यही है कि भारत के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में पढ़ाने का जो तरीका है, कंटेंट है और मार्किंग पैटर्न है, उसमें काफ़ी हद तक यूनिफॉर्मिटी ला सके। तो उसके लिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन में ये सजेशन दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि स्टैंडर्डाइज तरीके से सारे टीचर्स एक तरीके से पढ़ाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए उसने सजेस्ट किया कि पीरियोडिक रिव्यू किया जाए, सारे जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन स्कूल्स को बंद किया जाए जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जो किसी भी बोर्ड द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए परख ने स्कूल एग्जाम्स में चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए सजेशंस दिए हैं, टेक्निकल इंटरवेंशंस करने का सजेशन दिया है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया जाए। करिकुलम में डिजिटल लिटरेसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉयलेट्स, इंटरनेट एक्सेस, लाइब्रेरीज, इन सबको सारे स्कूल्स में अवेलेबल कराने पे फोकस किया है। तो परख का मकसद ही है कि भारत के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं अलग अलग बोर्ड के, उनका पढ़ाने का तरीका और इवैल्यूएशन के तरीके में एक यूनिफॉर्मिटी लाए, और इसी कारण से परख ने सबमिट किया है ये इक्विवेलेंस रिपोर्ट।
परख के ऊपर इस तरीके से आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट core sector of Indian economy, which has slowed down to only 4% growth in the month of June. तो ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसलिए इसको कवर किया है ताकि आपको कोर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता सकूं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, भारत के अंदर तो 400 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग सेक्टर की अगर हम बात करें तो, लेकिन उनमें से 8 तरह की इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्री कहा गया है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको कोर इंडस्ट्री की तरह आइडेंटिफाई किया है, और ये 8 इंडस्ट्रीज हैं: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड स्टील. इनमें से इनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बेसिस पे इनको वेटेज भी असाइन किया गया है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 8 कोर में से भी उनको वेटेज ज्यादा दिया गया है, जो कम है उसको कम दिया गया है. तो रिफाइनरी को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को, सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का. बट नेवरदलेस ऑल दीज 8 आर कलेक्टिवली नोन एज कोर इंडस्ट्रीज. उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी है. इनको कोर क्यों कहते हैं वो भी जरा समझ लेते हैं. क्योंकि भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे मोस्टली प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. इकोनॉमिक क्लास में मैंने आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स. तो ये कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में काफी मदद करते हैं. इसे कोल और स्टील दोनों मिला करके फिर मशीन्स बनाने में मदद करेंगे. अभी कोल से ही तो स्टील बनता है, कोल की जरूरत होती है स्टील में, और स्टील से फिर मशीनरीज बनते हैं. सीमेंट से रोड बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है. तो इस तरीके से दे आर मोस्टली हेल्प यूजफुल इन कैपिटल गुड्स एंड दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. स्टील से क्या बनेगा? ट्रैक्टर. सीमेंट से क्या बनेगा? रोड्स एंड बिल्डिंग. एंड दैट इज व्हाई दीज कोर सेक्टर्स आर हैविंग मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब 1 से 4 इंडस्ट्रीज और चलती हैं, 4 से 10 और चलती हैं. तो सीमेंट से क्या होगा? रोड सेक्टर डेवलप होगा, रियल एस्टेट सेक्टर डेवलप होगा. इस तरीके से दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टी लेवल इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज की ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी. मेन ड्राइवर्स हैं ये 8 सेक्टर्स इकोनॉमी के. ये 8 ही इकोनॉमी को मुख्यतः चला रहे हैं. अभी न्यूज आई कि इंडियन इकोनॉमी could grow only at the rate of 4% in the month of June. इंडियन इकोनॉमी का जो कोर सेक्टर है, इट कुड ग्रो ओनली एट द रेट ऑफ 4% इन द मंथ ऑफ जून 2024, and which is 20-month lowest performance. So, growth in India's 8 core sectors slipped to 20-month low of 4% in June. तो यही है न्यूज, बट न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हर महीने का तो हमें ग्रोथ परसेंटेज याद करना नहीं है, बट कभी कभार कोर सेक्टर्स पे प्रश्न पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में. जैसे ऐसा प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने साल 2015 में. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. क्या है ये एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव? पढ़ते हैं. On 5th June 2024, which is World Environment Day, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया एक कैंपेन, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, एंड कॉल्ड अपॉन एवरीवन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू प्लांट ए ट्री इन द कमिंग डेज एज ए ट्रिब्यूट टू देयर मदर्स. अपनी माँ के रिस्पेक्ट में एक पेड़ सब लोग लगाएं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. और इसके साथ ही एक इनिशिएटिव की शुरुआत कर दी, एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव. उसी इनिशिएटिव को फर्दर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने ये जो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन है उसको असम के अमृत वृक्ष आंदोलन के साथ जोड़ दिया है. अमृत वृक्ष आंदोलन पिछले साल शुरू किया गया था असम के अंदर, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वीक से, इस बार 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त को चुना गया है, तो 2 वीक में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश की जाती है स्टेट के अलग अलग कोनों में बाय इंकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो ये है अमृत वृक्ष आंदोलन. एक साथ 1 या 2 वीक में इनकरेज करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश की जाती है अमृत वृक्ष आंदोलन के अंदर. पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी अब लॉन्च हो गया है. आज से 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चलेगा, जहां पे 3 करोड़ सीडलिंग्स या पेड़ लगाए जाएंगे.
तो हमारे सीएम साहब ने एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव को जोड़ दिया है विथ अमृत वृक्ष आंदोलन ऑफ असम। अमृत वृक्ष आंदोलन का मुख्य मकसद ही है कि पेड़ लगाने को जन आंदोलन बना दिया जाए, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन से पेड़ ज्यादा लगाए जाए। इससे असम का ग्रीन कवर बढ़ेगा, फॉरेस्ट के बाहर का भी ट्री एरिया बढ़ेगा, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, प्रमोट कमर्शियल ट्री प्लांटेशन, बूस्ट ग्रीन इकोनॉमी, मतलब ज्यादा से ज्यादा एग्रो बेस्ड सेक्टर जो है डेवलप होगा। अलग अलग जब पेड़ लगाएंगे तो एग्रो बेस्ड रिजर्व्स में प्रोड्यूस होंगे, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो इससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इसी को कहा जाता है ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन नेट जीरो, ये सब टारगेट अचीव करने में फायदा मिलेगा। अब ये जो अमृत वृक्ष आंदोलन है, इसमें सरकार जो है वो कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव भी देती है लोगों को इनकरेज करने के लिए को पेड़ लगाए। कैसे ये मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है? तो एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसपे आपको पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को, उसके बाद एक पेड़ लगा करके उसका फोटो खींच करके, जियो टैग्ड फोटो, मतलब गूगल पे जा करके पहले टैग कर देंगे और फिर जियो टैग्ड फोटो आपको उस वेब पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तब आपके अकाउंट में 100 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर 3 साल तक अगर वो पेड़ जिंदा रख पाते हैं आप, तो 3rd ईयर में आपको उसी पेड़ के सर्वाइवल पे 200 रुपए और मिलेंगे। ये है अमृत वृक्ष आंदोलन के अंदर मॉनेटरी इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू इनकरेज पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कैसे अमृत वृक्ष आंदोलन का एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन एथिक्स पेपर। देखिए, अमृत वृक्ष आंदोलन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ नज पॉलिसी। नज पॉलिसी सरकार की एक पॉलिसीज होती है, एक तरीका होता है पॉलिसीज लाने का, जहां पे वो लोगों को इनकरेज तो करते हैं इन अ डिजायरेबल डायरेक्शन, बट बाय नॉट फोर्स बट बाय चॉइस। तो पॉलिसी मेकिंग, जैसे मैं इकोनॉमिक्स तो आपको बता चुका हूं, तो मेनली 2 तरीके की होती है इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको बताया। मार्केट मॉडल, जिसको लेसेस फेयर मॉडल भी बोलते हैं, जहां पे गवर्नमेंट हैज लीस्ट इंटरवेंशन इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट को नाइट वॉचमैन भी कहा गया है। सोशलिस्ट मॉडल मतलब मैंडेट, जहां पे सरकार जो है हमारे डायरेक्शंस एक्शंस को पूरी तरह से गाइड करती है मैंडेटरी तरीके से। तो लेसेस फेयर और मैंडेट मॉडल जो है गवर्नेंस का, जिसको आप लेजेस फेयर को मार्केट से जोड़ करके देख सकते हैं, मैंडेट को सोशलिस्ट मॉडल से जोड़ करके देख सकते हैं। दोनों के बीच का अप्रोच है नज पॉलिसी, जहां पे सरकार वैसे तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में रहने देती है, बट अपने तरफ से वो आपको ऐसे इंसेंटिवाइज करती है टू डू द राइट एक्शन। तो अमृत वृक्ष आंदोलन कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ नज पॉलिसी, समथिंग बिटवीन लेजेस फेयर एंड मैंडेट। क्वाड से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है, बट दूसरा सही है। लिथियम, मैंने कहा था कि इसको आप ऐसे ऑप्शंस देख करके एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। तो लिथियम इज नॉट अबंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया, पूछ रहा है इनकरेक्ट आंसर। तो 3rd स्टेटमेंट तो गलत है ही। अब इसके बेसिस पे सी और डी में से ही कोई जवाब हो सकता है। इट इज यूज्ड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर ईरान नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।